राइट। ओके। सो लास्ट के कुछ पेपर्स जो हैं, लास्ट ईयर के प्रीवियस ईयर के पेपर्स कुछ हमने डिस्कस किए थे। आज हम 2020 के पेपर को देखेंगे, 2020 के पेपर को देखेंगे कि 2020 के पेपर में ज्योग्राफी से रिलेटेड किस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए हैं, ज्योग्राफी से, मैपिंग से, इस पूरे सेक्शन से किस टाइप के क्वेश्चन हमारे सामने प्रकट हुए हैं, कहाँ कहाँ से देखने को मिले, किस डेप्थ तक जा करके, किस गहराई तक जा करके यूपीएससी ने हम लोगों से क्वेश्चन पूछे हैं, क्या क्या सिनेरियो रहा है। सारी चीजें जैसा हम पिछले 2-3 पेपर्स में डिस्कस करते आए हैं, वैसा ही आज के इस पेपर में भी डिस्कशन हम करेंगे। गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। चलिए, तो सेशन को स्टार्ट करते हैं। 2020 के पेपर्स के क्वेश्चंस को हम देखने की कोशिश कर रहे हैं। पहला क्वेश्चन जो आपको देखने को मिल रहा है वो एक मैप बेस्ड क्वेश्चन है, मैपिंग का क्वेश्चन आपके सामने देखने को मिल रहा है। और जो भी बच्चा मेरे साथ मैपिंग करता है, मैं बच्चों को जनरली कहता हूँ, रिवर्स जो है, नदियां जो हैं, वो यूपीएससी का एक बहुत पसंदीदा टॉपिक है। यहाँ से लगभग हर साल एक क्वेश्चन आता ही आता है, कई बार 2-2 क्वेश्चन, 3-3 क्वेश्चन, 4-4 क्वेश्चन सिर्फ मैपिंग पार्ट से, मैपिंग में भी सिर्फ रिवर वाले पार्ट से, नदियों वाले भाग से हमें देखने को मिलते रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में रिवर्स जो है, नदियां जो हैं, वो बहुत अच्छे से हमें पता होनी चाहिए। यहां पर भी पर्टिकुलर जो ये पार्ट यूपीएससी ने पूछा है, या ये क्वेश्चन जो यूपीएससी ने पूछा है, यहाँ पर बड़ा ही जबरदस्त क्वेश्चन यहाँ पर पूछा है, और वो नदियों से रिलेटेड ही है। जैसा मैं आपको बता रहा हूँ, रिवर से क्वेश्चन पूछना यूपीएससी की आदत है, और यहाँ पर भी जो क्वेश्चन पूछा है वो रिवर से रिलेटेड, नदियों से रिलेटेड आपको देखने को मिल रहा है। राइट। चलिए, तो देखते हैं। इधर कुछ नदियों के नाम दिए हैं, मैकोंग, थैम्स, वोल्गा, जम्बेजी, और वो कहाँ गिरती है, मतलब कहाँ अपना जल जो है विसर्जित करती है, कहाँ अपना वाटर डिस्ट्रीब्यूट करती है, उसके बाद। तो यहाँ अगर हम देखें तो मैकोंग को बताया गया है कि अंडमान सी में गिरती है। अब गिरती है कि नहीं गिरती, ये हमें देखना है। हमसे पूछा गया है कौन कौन से करेक्ट हैं, इनमें से ऑप्शंस जो है वो सारे के सारे हमारे सामने रखे गए हैं, तो कौन कौन से करेक्ट हैं ये हमें देखना है। मैकोंग रिवर जो है वो अंडमान सी में नहीं मिलती है। मैकोंग नदी को अगर हम देखें तो वो साउथ चाइना सी, दक्षिण चीन सागर जो है वहां जाकर के मिलती है। साउथ चाइना सी वाला जो पार्ट है, साउथ चाइना सी और अंडमान सी दोनों अलग अलग पार्ट आपको देखने को मिलेंगे। बेसिकली स्थमस ऑफ क्रा, क्रा स्थल संधि ऐसी देखने को मिलेगी। इस तरफ अंडमान सी है, अंडमान सागर है, और इस तरफ साउथ चाइना सी हमें देखने को मिलता है। साउथ चाइना सी के अंदर मैकोंग रिवर जो है वो जाकर के गिरती हुई हमें दिखाई देती है। तो अंडमान सी में नहीं गिरती है, तो ये वाला जो है पेयर, ये वाला जोड़ा, ये हमें सही नहीं देखने को मिल रहा है। दूसरा देखते हैं, थेम्स रिवर आयरिश सागर में जाकर के मिलती है। अगेन थेम्स रिवर जो है वो आयरिश सागर में नहीं मिलती, आयरिश सी में नहीं मिलती, नॉर्थ सी में मिलती है। उत्तरी सागर या नॉर्थ सी जिसे कहते हैं, उसके अंदर जाकर के थेम्स रिवर मिलती है। लंदन, रेडिंग, ऑक्सफोर्ड ऐसे शहर जो थेम्स नदी के किनारे हमें देखने को मिलते हैं, वो थेम्स रिवर आयरिश सी में जाकर के नहीं मिलती है, नॉर्थ सी में जाकर मिलती हुई दिखाई देती है। तो अगेन ये भी करेक्टली मैच्ड नहीं है।
नेक्स्ट आती है वोल्गा रिवर। वोल्गा रिवर बिल्कुल डेफिनेटली कैस्पियन सी के अंदर जाकर के मिलती है, तो ये करेक्टली मैच्ड है, वोल्गा एंड कैस्पियन सी। एंड जैम्बेजी इंडियन ओशियन के अंदर जाकर के मिलती है, तो थर्ड और फोर्थ करेक्टली मैच्ड है, सेकंड और फर्स्ट जो है वो करेक्टली मैच्ड नहीं है। तो आंसर जो थर्ड एंड फोर है दैट इज ऑप्शन सी। ऑप्शन सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। तो नदियां, मैं जनरली बच्चों को कहता हूं, जब भी बच्चे मुझसे मैपिंग पढ़ते हैं, मैं हमेशा कहता हूं चाहे भारत की नदियां हो, चाहे वर्ल्ड की नदियां हो, विश्व की नदियां हो, रिवर्स पर एक क्वेश्चन यूपीएससी की तरफ से होता ही होता है। लगभग हर साल ऐसा होता ही होता है, और कुछ कुछ सालों में तो दो दो क्वेश्चन, तीन तीन क्वेश्चन रिवर्स से नदियों से हमें देखने को मिलते रहे हैं। तो यहाँ पर भी एक और ऐसा क्वेश्चन हमें नदियों से देखने को मिल रहा है। तो अगेन, जैसा मैं आपको पिछले 3 सेशन से, 4 सेशन से कहता आ रहा हूं, जो कुछ भी हम पढ़ रहे हैं उस सब को मैप पर देखना है। एटलस पे मैप पर जब तक नहीं देखा तब तक हमारा कल्याण संभव नहीं है। तो कल्याण करवाना है खुद का, सिलेक्शन करवाना है खुद का, तो हमें एटलस पर उन चीजों को देखना पड़ेगा। और रिवर्स स्पेशली नदियां, खास तौर से जो भी करंट अफेयर्स में रहे, कोई भी नई नदी, जनरली हम कुछ नदियों को तो देखते ही देखते हैं जो हमारी जीएस में आती हैं और हम उनको मैप पर देखते ही देखते हैं। करंट अफेयर्स में भी अगर हमें कहीं भी कोई रिवर, कोई नदी देखने को मिल रही है तो उसे हमें हाथों हाथ एटलस पर देखना है। कई बार ऐसा भी होता है कि करंट अफेयर्स में जो लोकेशन दी है वो एटलस में है ही नहीं, गूगल मैप की हेल्प लीजिए, उसको अपनी एटलस के अंदर मार्क करिए। अगर वो जगह नहीं है एटलस के अंदर तो खुद हाथ से मार्क करना है, पेन से, पेंसिल से, किसी से भी हमें उसको मार्क करना पड़ेगा, तभी जा करके हम, जब क्वेश्चन हमारे सामने आएगा तो हम उस क्वेश्चन का आंसर दे पाएंगे। अगर हम नहीं मार्क करेंगे तो हम उसे नहीं कर पाएंगे। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। द स्टील स्लैग कैन बी अ मटेरियल फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग। 3 स्टेटमेंट दिए हैं और कौन कौन से स्टेटमेंट जो हैं वो करेक्ट हैं, ये हमें बताना है। हिंदी में, स्टील स्लैग निम्नलिखित में से किसके लिए सामग्री हो सकता है, मतलब इनमें से क्या बना सकते हैं, स्टील स्लैग जो होता है उससे इनमें से क्या बना सकते हैं, और करेक्टली सही उत्तर कौन सा है ये हमें चुनना है। इनमें से कौन कौन से सही है ये हमें बताना है। स्टील स्लैग बेसिकली, स्टील जब बनाया जाता है उसका जो कचरा होता है उसको स्टील स्लैग कहते हैं। जो उसका अपशिष्ट, वेस्ट मटेरियल जिसे हम कह सकते हैं, वो स्टील स्लैग कहलाता है। उसको किस किस काम में ले सकते हैं, ये 3 ऑप्शन दिए, क्या इन तीनों में काम में आ सकता है, या इनमें से 2 में ही आ सकता है, एक में ही आ सकता है, किसी में ही नहीं आ सकता, ये हमें देखना है। बेस रोड का निर्माण, कंस्ट्रक्शन ऑफ द बेस रोड। बेस रोड जो आधार रोड होती है जिसके ऊपर फिर डामर डाला जाता है, वो बेस रोड का निर्माण करने में इसका उपयोग हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, तो ये सही है। कृषि भूमि में सुधार, इंप्रूवमेंट ऑफ द एग्रीकल्चरल लैंड। खेती की जो भूमि होती है, मतलब खेत जो होता है, एग्रीकल्चरल लैंड जो होती है, उसके अंदर अगर एल्केनिसिटी बढ़ जाए, क्षारीय सॉरी एसिडिटी बढ़ जाए, तो उसको कंट्रोल करने के लिए, उसको सही करने के लिए स्टील स्लैग का उपयोग वहां पर भी किया जा सकता है, तो ये भी सही है। और सीमेंट का उत्पादन करने में, सीमेंट का उत्पादन करने में भी स्टील का स्लैग जो है उसका उपयोग किया जा सकता है। तो तीनों ही जो पार्ट हैं उसमें उपयोग हो सकता है, तो ऑप्शन हो जाएगा हमारा सही आंसर हो जाएगा 1, 2 एंड 3। अब इस क्वेश्चन को देख करके सीखने को क्या मिल रहा है कि हमें कैसे पढ़ाई करनी है, इसमें कैसे सीखने को मिल रहा है, ये तो हमने अभी पढ़ा ही नहीं। तो आप सर आंसर बता रहे हो, जो बता रहे होगे वो सही बता रहे होंगे, हमने तो पढ़ा ही नहीं सर, तो हमें क्या पता। सीखने की जो बात है वो ये है, हम जब भी किसी चीज के बारे में पढ़ रहे हैं उसका अप्लाइड पार्ट हमेशा देखना है। स्टील स्लैग अगर आपको जीएस में देखने को मिल रहा है, करंट अफेयर्स में देखने को मिल रहा है, कहीं भी देखने को मिल रहा है, क्या काम आता है, कैसे बनता है, क्यों बनता है, प्रोसेस क्या होती है, क्यों बंधेगा मतलब क्या प्रोसेस होती है, किस वजह से ये बन जाता है, ऐसा क्या होता है वहां पर, इन सब चीजों के बारे में थोड़ी थोड़ी जानकारी होना हमारा जरूरी है। और अगर कुछ ऐसा इनिशिएटिव, प्रयास जो किया जा रहा हो कि स्पेशली स्टील स्लैग जो है पर्टिकुलर काम में लिया जा रहा हो, सरकार जो है उसके ऊपर काम कर रही हो, जैसे अभी इथेनॉल, बायो इथेनॉल, ये सब जो है सरकार इनके ऊपर बहुत ज्यादा काम कर रही है, तो ऐसी चीजें जब भी हमें देखने को मिलती है तो उसकी पूरी डिटेल हमें पता होनी चाहिए, पूरी जानकारी हमें होनी चाहिए। कहीं भी किसी भी सेक्शन से यूपीएससी हमारे सामने कोई क्वेश्चन रख सकती है, जैसा कि ये क्वेश्चन आपके सामने रख दिया कि स्टील स्लैग बार बार देखने को मिल रहा था न्यूज में, तो स्टील स्लैग क्या क्या काम आता है उससे रिलेटेड रिलेटेड एक क्वेश्चन आपके सामने यूपीएससी ने यहाँ पर रख दिया है कि इनमें से किस किस काम में हम स्टील स्लैग को ला सकते हैं, ऐसा एक क्वेश्चन हमारे सामने आ गया। तो हम जब भी पढ़ रहे हैं किसी भी चीज को, उसका अप्लाइड पार्ट कि वो कहाँ कहाँ पर लागू हो सकता है, कहाँ कहाँ पर हम उसे अप्लाई कर सकते हैं, ये होना जरूरी है। सर एटलस न्यू लें या पुरानी ठीक है, अभी फिलहाल आपके पास पुरानी है तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है,
जो बच्चे जिस भी बैच में, एनसीईआरटी महाआंदोलन बैच में है या कॉन्सेप्टर संकल्प बैच में है, उनको मैपिंग जो है हम मेरे साथ में करेंगे तो उसमें कोई दिक्कत नहीं, उनको आराम से कर सकते हैं। अभी अगर कोई पुरानी एटलस साथ में है तो उससे काम चल जाएगा, जरूरत पड़ेगी तब नहीं ले लेना, फिलहाल जरूरत पड़ेगी नहीं मेरे ख्याल से। तो आपके हाथ में एक एटलस होनी जरूरी है बस, तो पुरानी होगी तो भी चलेगा, पुराना एडिशन होगा तब भी चलेगी, कोई इश्यू वाली बात है नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। 3 स्टेटमेंट दिए हैं और फिर हमें यह देखना है कि कौन कौन से स्टेटमेंट करेक्ट है, सही है। निम्न में से दिए गए कौन कौन से कथन सही है, ये हमें देखना है। 3 कथन 3 स्टेटमेंट हमारे सामने है। पहला स्टेटमेंट कह रहा है कोयले की राख में आर्सेनिक, सीसा और पारा होता है। द कोल ऐश कंटेन्स आर्सेनिक, लेड एंड मर्करी। ये बात बिल्कुल सही है। कोयला जो है जब हम उसको जलाते हैं तो कोयले के अंदर कम मात्रा में या ज्यादा मात्रा में ये मटेरियल निकल सकते हैं। आर्सेनिक निकल सकता है, लेड निकल सकता है, मरकरी निकल सकता है। हो सकता है बहुत कम मात्रा में हो सकता है बहुत ज्यादा मात्रा में हो, लेकिन जनरली ये हमें देखने को कोयले के अंदर मिलते ही मिलते हैं। तो कोयले की राख में ये मिलेंगे हमें। दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है कोयले से चलने वाले बिजली संयंत्र पर्यावरण में सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स छोड़ते हैं। कोल फायर्ड पावर प्लांट्स रिलीज सल्फर डाइऑक्साइड एंड ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन इनटू द एनवायरनमेंट। ये भी बात ठीक है, कोयले के अंदर जो है नाइट्रोजन जनरली प्रेजेंट होती है और सल्फर भी जनरली प्रेजेंट होता है। तो नाइट्रोजन और सल्फर जो है वो जनरली प्रेजेंट होता है, और जब कोयले को जलाया जाता है टेम्परेचर बढ़ता है, टेम्परेचर बढ़ने पर ऑक्सीजन की प्रेजेंस होती है। जब भी कोई चीज जलेगी तो ऑक्सीजन की प्रेजेंस होगी। ऑक्सीजन की प्रेजेंस होने की वजह से, ऑक्सीजन एक हाईली रिएक्टिव गैस है, बहुत ज्यादा सक्रिय गैस है, तो वो जनरली नाइट्रोजन के साथ भी एसोसिएट होने की कोशिश करती है, नाइट्रोजन के साथ जुड़ने का प्रयास करती है, और उस प्रयास में नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स बनते हैं। और जो सल्फर है उस कोयले के अंदर, उसके साथ भी जुड़ने का प्रयास करती है, एसोसिएट होने की कोशिश करती है, और सल्फर डाइऑक्साइड भी बनाती हुई दिखाई देती है। तो दोनों टाइप की गैसेस जो जो नाम यहाँ पर लिखे हुए हैं, ये दोनों ही प्रकार की गैसें कोयले के जलाने पर, बर्निंग ऑफ कोल में हमें देखने को मिलती है। तो सेकेंड स्टेटमेंट भी करेक्ट देखने को मिलता है। तीसरा, भारतीय कोयले में राख की मात्रा अधिक पाई जाती है। ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है। भारत का कोयला जो है, भारत में मिलने वाला जो कोयला है, 98% कोल गोंडवाना टाइप का कोल है, गोंडवाना प्रकार का कोयला हमें देखने को मिलता है। जबकि बाकी के विश्व में जो ज्यादातर यूरोप वगैरह, यूएसए वगैरह, उन क्षेत्रों में जो कोयला हमें देखने को मिलता है वो कार्बनी फेरस टाइप का कोयला हमें देखने को मिलता है। कारण कार्बनी फेरस नाम का युग है, टाइम है, उस समय का कोयला देखने को मिलता है जो कि पुराना है, और हमारा कोयला थोड़ा नया है। कोयला जितना पुराना होता है उसकी क्वालिटी उतनी बढ़िया होती है, उसमें से राख उतनी कम निकलती है, फ्लेम जो है वो ज्यादा मिलती है, एनर्जी जो है वो ज्यादा मिलती है। जबकि कोयला जितना नया होता है उसमें राख जो है वो ज्यादा देखने को मिलती है, एनर्जी कम देखने को मिलती है, फ्लेम भी कम देखने को मिलती है, नीली लो ब्लू फ्लेम नहीं जलती है, रेड येलो कलर की सॉफ्ट फ्लेम जो है वो देखने को मिलती है। तो भारतीय कोयला जो है वो थोड़ा सा इंफीरियर क्वालिटी का है, थोड़ा सा घटिया क्वालिटी का है दूसरे देशों में जो कोयला हमें देखने को मिलता है। तो ये स्टेटमेंट भी सही है कि भारतीय कोयले में राख की मात्रा हमें ज्यादा देखने को मिलती है। ऐश कंटेंट जो है, जलाने के बाद जो राख पैदा होगी, एक भारत का कोयला जलाओ, एक जर्मनी से मंगा करके राइन रिवर वैली का कोयला जलाओ, वो जल करके जितनी राख देगा भारत का कोयला उससे ज्यादा ही राख देगा। बराबर कोयला आपने जलाया, 1 किलो कोयला जलाया, इधर भी 1 किलो कोयला जलाया, अल्टीमेटली जो ऐश प्रोड्यूस होगी, राख जो उत्पादित होगी, वो भारत के कोयले में ज्यादा मिलेगी, जर्मनी के कोयले में कम मिलेगी। तो भारत के कोयले में राख जो है वो ज्यादा डेफिनेटली देखने को मिलती है। तो ये स्टेटमेंट भी हमारा करेक्ट है। तो तीनों स्टेटमेंट करेक्ट है, आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1, 2 एंड 3। सीखने को क्या मिल रहा है इस क्वेश्चन से सर? इस क्वेश्चन से हम ये सीख रहे हैं कि जैसे यहाँ पर पर्टिकुलर बात कोल की हो रही है, कोयले की, तो बच्चा जनरली कोयले के बारे में क्या करता है, कोयला 4 प्रकार का होता है, रट लेता है। एंथ्रेसाइट होता है, बिटुमिनस होता है, पीट होता है, लिग्नाइट होता है, ये सब रट उठा करके बैठ जाता है। भारत में इतना परसेंट, इसमें इतना परसेंट कार्बन होता है, इसमें इतना परसेंट कार्बन होता है, इसमें इतना परसेंट कार्बन होता है। भारत में 5, 7, 10 जगहों के नाम याद कर लेगा, यहाँ कोयला मिलेगा, वहाँ कोयला मिलेगा, वहाँ कोयला मिलेगा, वहाँ कोयला मिलेगा, ऐसे 5, 7, 10 नाम जो है वो याद कर लेगा, बस वो सोचेगा हो गया अपना काम। तो और यूपीएससी ने क्या पूछा, कोयले जो है उसको जलाने पर क्या क्या होने वाला है। तीनों स्टेटमेंट जो आपको दिख रहे हैं उनमें अल्टीमेटली बात कोयले के जलाने की ही हो रही है कि कोयले को जलाया जाएगा तो क्या होगा, और भारत में किस टाइप का कोयला मिल रहा है, किस क्वालिटी का, किस गुणवत्ता का कोयला हमें देखने को मिल रहा है। यानी वर्ल्ड से कंपेयर कर लिया हमने, दुनिया से, विश्व से कंपेयर कर लिया, तुलना कर लिया कि वहां कैसा कोयला मिल रहा है और हमारे यहाँ कैसा कोयला मिल रहा है। तो ये सब चीजें जीएस का एस्पेक्ट होता है। जब भी हम जीएस की बात कर रहे हैं, सामान्य अध्ययन की बात कर रहे हैं, तो ये सब एस्पेक्ट होते हैं, ये सब डायमेंशंस होते हैं, ये सब आयाम होते हैं जिनको हमें कवर करते हुए चलना होता है।
हमें ऐसा नहीं कि वो सिलेबस में सिर्फ पेट्रोलियम एंड कोल लिखा हुआ था, हमने पेट्रोलियम एंड कोल के बारे में जो हमें जचा वो पढ़ लिया, और यूपीएससी ने जब पूछा तो हमने कहा ये तो आउट ऑफ सिलेबस। यूपीएससी ने लिखा ही नहीं था सर, सिलेबस में लिखा ही नहीं था कि ये कोयले के बारे में ये चीजें पढ़नी, ये तो लिखा ही नहीं था उन्होंने, ना ही अपनी तरफ से कोई किताब बताई थी उन्होंने। तो जब भी हम एनसीईआरटी को भी उठाते तो एनसीईआरटी में भी ये सब पार्ट्स जो है वो ऑलरेडी आपको कवर होते हुए देखने को मिलेंगे। एनसीईआरटी इन सब डायमेंशंस को कवर करती हुई हमें देखने को मिल जाती है। तो ये तीनों स्टेटमेंट यहाँ पर हमें करेक्ट देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। खेती में बायोचार का क्या उपयोग है? व्हाट इज द यूज ऑफ बायोचार इन एग्रीकल्चर? तीन स्टेटमेंट हमें दिए हैं, और कौन कौन से स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं, कौन कौन से कथन सही हैं, ये हमें देखना है। सीधे सीधे नंबर दे रखे हैं, पहला दूसरा सही है, तीसरा चौथा सही है। पहले वैसे नहीं आते थे, मतलब हम 2020 का पेपर डिस्कस कर रहे हैं। 2022 में कुछ कुछ क्वेश्चन ऐसे आए और 2023 में काफी ज्यादा क्वेश्चन ऐसे आए कि कितने सही स्टेटमेंट है। ये 2022 और 23 में हमें ज्यादा देखने को मिला। पहले वैसा नहीं होता था, कितने सही है, कौन कौन से सही है ये हमें बताना, कौन कौन से करेक्ट है वो हमें बताना होता था। तो थोड़ा मेथड ऑफ एलिमिनेशन जो है वो भी यहाँ पर काम कर जाता है। बायोचार के बारे में तीन स्टेटमेंट दिए। पहले तो ये बताओ सर बायोचार क्या होता है? बायोचार अगर हम किसी लिविंग एलिमेंट को या ऑर्गेनिज्म को एटलस कौन सी लें, बात कर चुका हूं मैं आपके साथ में, इसके ऊपर पूरा सेशन कर चुका हूं, एटलस कौन सी लें। बायोचार मतलब कुछ भी लिविंग ऑर्गेनिज्म अगर है, जीवित जीव है, तो उसको, मतलब मरा हुआ हो, डेड बॉडी हो किसी की भी, तो उसको अगर हम बिना ऑक्सीजन की या बिना हवा की प्रेजेंस के अगर हम उसको जलाएं, तो जो मटेरियल निकल करके आएगा उसको हम बायोचार के रूप में देखते हैं। इस बायोचार के बारे में कुछ बातें हमारे सामने लिखी गई है। बायोचार का उपयोग ऊर्ध्वाधर खेती में बढ़ते माध्यम के एक भाग के रूप में किया जा सकता है। बायोचार कैन बी यूज्ड एज ए पार्ट ऑफ द ग्रोइंग मीडियम इन वर्टिकल फार्मिंग। When biochar is part of the growing medium, it promotes the growth of nitrogen fixing microorganism. When biochar is part of a growing medium, it enables the growing medium to retain water for longer periods of time. नाइट बायोचार बढ़ते समय, सॉरी, जब बायोचार बढ़ते माध्यम का हिस्सा होता है तो यह नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाले सूक्ष्म जीवों के विकास को बढ़ावा देता है। नाइट्रोजन फिक्सेशन एजेंट्स या नाइट्रोजन स्थिरीकरण के जो एजेंट होते हैं उनको बढ़ावा देता है। ये स्टेटमेंट सही है, पहला स्टेटमेंट भी करेक्ट है। बायोचार का उपयोग जो है वो वर्टिकल फार्मिंग में, ऊर्ध्वाधर खेती में किया जा सकता है। दूसरा, ये नाइट्रोजन फिक्सिंग ऑर्गेनिज्म जो है उनकी बढ़ने में, उनको ग्रो करने में हेल्प करता है। तीसरा स्टेटमेंट अगर हम देखें तो जब बायोचार बढ़ते माध्यम का हिस्सा होता है तो ये लंबे समय तक पानी को पकड़ के रखने में, वाटर रिटेंशन जो है वो करने में ये हेल्प करता है। ये भी बात सही है, बायोचार को अगर हम खेत में या फर्टिलाइजर के अंदर मिला करके मिट्टी के अंदर मिला रहे हैं तो ये पानी को ज्यादा समय तक होल्ड करके रखने की क्षमता, ज्यादा समय तक धारण करने की क्षमता मिट्टी को प्रदान करता है। सॉइल की वाटर रिटेंशन कैपेसिटी बढ़ जाती है, तो पानी ज्यादा समय तक रिटेन रहेगा, ज्यादा समय तक उसमें बरकरार रहेगा, बना हुआ रहेगा, जाएगा नहीं, भाप बन के उड़ेगा नहीं, नीचे की तरफ भी जाएगा नहीं। तो आपको सिंचाई का जो पीरियड है, इरिगेशन के जो पीरियड से सिंचाई का जो अंतराल है वो आप बढ़ा सकते हो। पहले 2 दिन में सिंचाई करते थे तो आप 2.5 दिन में कर सकते हो, 3 दिन में कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत वाली बात है नहीं है। तो तीसरा स्टेटमेंट भी हमें सही देखने को मिलता है, तो आंसर हो जाएगा हमारा डी, 1, 2 एंड 3। अब ये क्वेश्चन कहाँ से आया? बायोचार बायोचार बायोचार, बहुत ज्यादा न्यूज में रहने वाला मैटर था, बायोचार बायोचार बायोचार। तो यूपीएससी ने बायोचार के ऊपर एक पूरा का पूरा क्वेश्चन पूछ डाला, यानी करंट अफेयर्स में जो रहे, जो चर्चा में होगा वो पर्चा में होगा, जो करंट अफेयर्स में होगा वो आपको पेपर में भी क्वेश्चन के रूप में देखने को मिलेगा। तो करंट अफेयर्स में बायोचार बहुत ज्यादा घूम रहा था, तो बायोचार क्या क्या काम आता है, क्या क्या करता है, किस तरीके से काम में लिया जा सकता है, इसके बारे में क्वेश्चन ये हमें देखने को मिल गया है। मेरा क्वेश्चन, हाँ आपका क्वेश्चन पहुंच रहा है मुझ तक, आपका कमेंट सीमा खातून मुझ तक पहुंच रहा है।
लेकिन आपने सिर्फ यही पूछा कि मेरा मैसेज आप तक पहुंच रहा है क्या। नेक्स्ट, गुरुकुल प्रीलिम्स का बैच जो है, ऑनलाइन बैच जो है वो आप लोगों के लिए स्टार्ट हो चुका है। ईएमआई जो है वो आप लोगों के लिए अवेलेबल है। तो आप इसको ईएमआई पर भी इस बैच को जो है वो ले सकते हैं। 1 ईयर का कंप्लीट कोर्स है, आप इसके साथ में जुड़ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को अगर हम देखें, कृषि में शून्य जुताई के क्या फायदे हैं? व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ जीरो टिलेज इन एग्रीकल्चर? जुताई नहीं करें हम, टिलेज जो हम खेत में हल चलाते हैं, ट्रैक्टर चलाते हैं, वो सब नहीं करें तो उसके क्या फायदे हैं? जीरो टिलेज एक बहुत बढ़िया कंसेप्ट है जो कि हमें बहुत ज़्यादा एडवांटेजेस, बहुत ज़्यादा फायदे उसके हमें देखने को मिलते हैं। तो उससे क्या क्या फायदे यहाँ पर हमें देखने को मिल सकते हैं? ये जो 3 स्टेटमेंट है, इनमें हमें देखना है कि इनमें से कौन कौन से फायदे हमें देखने को मिल सकते हैं, और हमें ये चेक करना है कि सही उत्तर क्या है, करेक्ट आंसर क्या है, ये हमें देखना है। यानी इनमें से कौन कौन से स्टेटमेंट सही हैं, कौन कौन से कथन सही हैं, ये हमें देखना है। पहला स्टेटमेंट कह रहा है पिछली फसल के अवशेष को जलाए बिना गेहूं की बुआई संभव है। इट इज पॉसिबल टू सॉ वेट विदाउट बर्निंग द रेजिड्यू ऑफ द प्रीवियस क्रॉप। यानी पिछली फसल जो आपने ली थी, जो कुछ भी ली थी, उसको जलाने की जरूरत नहीं है, उसको एज इट इज खेत के अंदर डाल दो और उसके ऊपर आप गेहूं की बुआई कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो, इसमें कोई दो राय वाली बात नहीं है। आराम से आप उसको पिछली फसल को जो है बिना जलाए वहीं खेत में डाल करके उसको वापस से बुआई के लिए, मतलब गेहूं का बीज जो है वो आप खेत के अंदर डाल सकते हो और अपनी फसल, अगली फसल जो है वो आप ले सकते हो। गेहूं जनरली रबी की फसल होता है, जनरली सितंबर अक्टूबर के आसपास बोया जाता है, यानी इससे पहले आपने खरीफ की फसल ली होगी जो कि बारिश की फसल होती है। तो वो खरीफ की फसल का जो रेजिड्यू होगा, जो अवशेष होंगे, उनको आप खेत के अंदर पड़ा रहने दे सकते हो, उसको जलाने की जरूरत है नहीं है, और आप गेहूं की फसल जो है वो ले सकते हो, बिल्कुल ले सकते हैं। ये स्टेटमेंट पूरी तरीके से करेक्ट हमें देखने को मिलता है। दूसरा स्टेटमेंट, धान के पौधों की नर्सरी की आवश्यकता के बिना गीली मिट्टी में धान के बीज की सीधी रोपाई संभव है। डायरेक्ट प्लांटिंग ऑफ पैडी सीड्स इनटू वेट सॉइल इज पॉसिबल विदाउट द नीड फॉर अ पैडी प्लांट नर्सरी। जनरली आपने देखा होगा, जो धान यानी चावल, चावल का जो बीज होता है, उसको पहले एक नर्सरी में जो है वो कल्टीवेट करवाना पड़ता है। उसको एक अलग से नर्सरी में रख करके फिर उसको कल्टीवेट करा करके फिर उसका प्लांट थोड़ा सा बड़ा हो जाए, फिर उसको जमीन के अंदर अंगूठे से घुसा घुसा करके बोया जाता है। चावल को इस तरीके से बोया जाता है। तो वो नर्सरी में पहले उसको अलग से तैयार करना पड़ता है उस बीज को। वो कुछ बीज बनाए जाते हैं, उन बीजों में से कुछ में से जो है वो गेहूं का, धान का जो प्लांट है, पौधा है, वो उग जाएगा। कुछ में नहीं उगेगा, जो नहीं उगेंगे वो उनको हम फेंक देंगे, जिनमें उग गया उनको ले जा करके खेत के अंदर डाल देंगे। ये स्टेटमेंट ये कह रहा है कि वो अलग से नर्सरी में जो प्रोसेस हम कर रहे हैं वो किए बिना धान के बीज को सीधा सीधा बोया जा सकता है, बिल्कुल बोया जा सकता है, उसमें भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हम इसको सीधा डायरेक्टली बो सकते हैं जीरो टिलेज फार्मिंग के अंदर। जब हम जुताई नहीं कर रहे हैं, टिलेज नहीं कर रहे हैं, तब ऐसा करना संभव है, कोई दिक्कत इसमें है नहीं है। सेपरेशन ऑफ कार्बन इज इन सॉइल इज पॉसिबल। मिट्टी में कार्बन का पृथक्करण जो है वो संभव है, ये भी संभव है, बिल्कुल संभव है। तो ये तीनों ही स्टेटमेंट्स जो है वो हमें करेक्ट देखने को मिलते हैं। आंसर हो जाएगा डी, ऑप्शन डी, 1, 2 एंड 3, तीनों ही कथन जो है वो सही देखने को मिलते हैं। अब ये जीरो टिलेज फार्मिंग जो है ये बार बार न्यूज में रह रहा था उस समय पर, करंट अफेयर्स में 2020 का क्वेश्चन है, तो आज से 3 साल पुराना क्वेश्चन है। तो उस समय पर बार बार जीरो टिलेज, जीरो टिलेज, क्या फायदे हैं, कुछ फायदे हैं, कुछ नुकसान है, ये ज्यादातर इसलिए रहता है न्यूज में। पराली जलाने का जो कार्यक्रम होता है, जो आप देखते हैं हरियाणा, दिल्ली, उसके आसपास के क्षेत्रों में हमें देखने को मिलता है, पंजाब हरियाणा में, और उसकी वजह से दिल्ली में प्रदूषण बहुत ज्यादा बढ़ता हुआ देखने को मिलता है। खास तौर से सर्दियों में जब गेहूं बो करके काटा जाता है, उस समय पर गेहूं के काटने के बाद क्या किया जाता है, खेत के अंदर का जो भी मटेरियल है उसको जला दिया जाता है। उस जलाने से जो पोल्यूशन क्रिएट होता है, पराली जलाने का प्रोसेस वहां पर चलता है, और उसके चलते बार बार दिल्ली में हर साल सर्दियों में जो है स्थितियां बहुत गंभीर हो जाती, पोल्यूशन की, प्रदूषण की स्थितियां बड़ी गंभीर देखने को मिलती है। तो उसका सोल्यूशन लाने के लिए बहुत सारे एफर्ट्स, बहुत सारे प्रयास किए जा रहे हैं, और उन्हीं प्रयासों में एक प्रयास ये भी है जीरो टिलेज फार्मिंग, शून्य जुताई की खेती। तो ये शून्य जुताई खेती, जीरो टिलेज फार्मिंग बार बार न्यूज में रहता है, ऐसा नहीं है कि उसी समय पर करंट अफेयर्स में था, ये फिर हमें कई बार 2 महीने 6 महीने में न्यूज में देखने को मिल जाता है। तो उसी से रिलेटेड एक पूरा का पूरा क्वेश्चन यहाँ पर यूपीएससी ने आपके सामने ला करके रख दिया कि जीरो टिलेज फार्मिंग से क्या क्या फायदे हमें हो सकते हैं, उसके ऊपर ये क्वेश्चन हमें देखने को मिल रहा है। राइट, नेक्स्ट,
जैव ईंधन पर भारत की राष्ट्रीय नीति के अनुसार निम्नलिखित में से किसका उपयोग जैव ईंधन के उपयोग उत्पादन के लिए कच्चे माल के रूप में किया जा सकता है? एज पर इंडियाज नेशनल पॉलिसी ऑन बायोफ्यूल्स, ये आई 2018 में थी। Which of the following can be used as a raw material for the production of biofuels? बायोफ्यूल का जो प्रोडक्शन होगा, जैव ईंधन का जो उत्पादन होगा, उसके अंदर इनमें से किस किस को उपयोग जैव ईंधन बनाने के लिए किया जा सकता है? ये क्वेश्चन हमारे सामने है। तो अब जनरली जो भी करंट, ये अगेन करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है, 2018 में ये पॉलिसी आई है। तो कितने साल का करंट अफेयर्स जरूरी है, ऐसा कोई यूपीएससी ने बता नहीं रखा कि इतने साल का करंट अफेयर्स आपको पढ़ के आना है। हर वो चीज जो आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है वो कहीं से भी पूछ सकती है यूपीएससी। अब तक जो कुछ हो चुका है उसमें से कहीं से भी पूछ सकती है। अभी तक जो नहीं हुआ वो तो उनको भी नहीं पता, अपने को भी नहीं पता कि आगे क्या होगा। इसलिए ना वो कुछ कह सकते हैं, ना वो कुछ क्वेश्चन बना सकते हैं उस पर, ना हम उसका कुछ आंसर दे सकते हैं, ना हम क्वेश्चन को देख करके कुछ कह सकते हैं। लेकिन अभी तक जो कुछ भी हुआ है उस पर क्वेश्चन यूपीएससी डेफिनेटली आपके सामने पूछ सकती है। इसीलिए यूपीएससी का सिलेबस जो है वो बहुत ज्यादा वास्ट रहता है। लेकिन जनरली बच्चे क्या करते हैं, कुछ मेजर स्टेप्स को छोड़ करके, जैसे बायोफ्यूल पॉलिसी है, एक पूरी की पूरी नीति है, एक पूरी की पूरी पॉलिसी है, तो इसके बारे में आज भी आपको पढ़ना ही पढ़ना पड़ेगा। आप आज अगर आप 2023 में भी अगर इस क्वेश्चन को या पेपर को अटेम्प्ट करने जा रहे हैं तो आपको तब भी बायोफ्यूल पॉलिसी जो है वो पढ़नी ही पड़ेगी। तो कुछ मेजर पॉलिसीज, मेजर ब्रेक थ्रूज जो होते हैं या मेजर माइलस्टोन जो होते हैं किसी भी चीज के, मील के पत्थर जो होते हैं, उनके बारे में तो पता होना ही होना चाहिए। वो कभी भी हुआ हो, आज से 2 साल पहले हुआ हो, 4 साल पहले हुआ हो, 6 साल पहले हुआ हो, 10 साल पहले हुआ हो, इवन दैट 50 साल पहले हुआ हो, 75 साल पहले हुआ हो, आज़ादी के बाद में कुछ भी हमने कुछ बहुत बड़ा काम किया है, बड़ी पॉलिसी बनाई है, कुछ बड़ी नीति बनाई है, कोई बड़ा एक्ट आया है, तो डेफिनेटली उस पर क्वेश्चन आपके सामने होंगे। तो यहाँ पर भी जो है वो उसी टाइप का क्वेश्चन है। जनरली इतना बड़ा करंट अफेयर्स हम कवर नहीं कर सकते, तो बड़े बड़े चीजें जो हुई हैं वो तो हम पिछला सारा ही देखते हैं। छोटी छोटी चीजें जो हो रही हैं वो हम पिछले 1 साल का देख लेते हैं कि इस साल अगर मई में एग्जाम है तो पिछले मई में जब एग्जाम हुआ था उसके बाद का सारा करंट अफेयर जो है पूरे साल का हम पढ़ लेते हैं, अपने सिलेबस को छोटा रखने के लिए, कन्फाइंड रखने के लिए। लेकिन यूपीएससी ने ऐसा कई बार किया है, यहाँ पर भी देख रहे हैं आप, और भी बहुत सारे क्वेश्चन में आप देखेंगे कि यूपीएससी ने उस 1 साल के दायरे को छोड़ करके 2 साल का, 1.5 साल का, 3 साल का, 4 साल का, 5 साल पुराने मटेरियल जो है, 5 साल पुरानी घटनाएं जो हैं, 5 साल पुराने एक्ट हुए, पॉलिसीज हुई, उनसे भी क्वेश्चन यूपीएससी ने पूछे हैं। तो ऐसा कोई फिक्स क्राइटेरिया यहाँ पर नहीं है कि कितने साल का करंट अफेयर्स पढ़े। 2025 में एग्जाम दूंगी, करंट अफेयर्स स्टडी शुरू कर दी है, बिल्कुल करनी है। भले आप 2025 में दे रहे हो, 26 में दे रहे हो, 27 में दे रहे हो, 30 में दे रहे हो, जब भी दे रहे हो, चीजों को समझना पड़ेगा और समझने के लिए पढ़ाई अभी से स्टार्ट करनी पड़ेगी। करंट अफेयर्स में भी फैक्ट्स रटने नहीं है, फैक्ट्स जो है, सारी चीजें जो चल रही है वो रटने वाला मामला यहाँ पर नहीं चलता है, समझने वाला चलता है। और समझ हमारी विकसित धीरे धीरे होती है, एक दिन में पूरी समझ जो है वो विकसित नहीं हो सकती है। इसलिए यूपीएससी एक यात्रा है, जर्नी है, जिस जर्नी को जो जितना अच्छे से मजे लेते हुए, आनंद लेते हुए पूरा करेगा, वो उतना ही अच्छा आगे जो है परिणाम भी उसको उतना ही अच्छा मिलेगा। जो डेस्टिनेशन पर पहुंचेगा, जो गंतव्य आपको मिलेगा वो भी बहुत अच्छा मिलेगा। अगर आपकी जर्नी खराब रही तो आप डेस्टिनेशन पर पहुंचने के बारे में सोच नहीं सकते, उस गंतव्य पर पहुंचने के बारे में सोच नहीं सकते अगर आपकी यात्रा खराब रही। तो यात्रा को बहुत अच्छे से पूरा करना पड़ेगा, और यात्रा को बहुत अच्छे से पूरा करने के लिए आपको पहले से पढ़ाई करनी पड़ेगी। ऐसा कभी आप सोच करके नहीं जा सकते कि हाँ मैं इतना इतना ये पॉइंट्स हैं, ये टॉपिक हैं, इनको रट लेता हूँ और एग्जाम में अपीयर हो जाऊंगा और मेरा काम हो जाएगा। जैसा आप जनरली स्कूल एजुकेशन में, कॉलेज एजुकेशन में, यूनिवर्सिटी एजुकेशन में जनरली आप देखते हैं, या कुछ और जो दूसरे एग्जाम्स होते हैं उनके अंदर आप देखते हैं कि फला फला सिलेबस फिक्स होता है, इतना इतना कर लो और फिर जो है अपीयर हो जाएंगे हम सीधा का सीधा एग्जाम के अंदर। करंट अफेयर्स के कुछ पॉइंट्स होंगे उनको रट करके चले जाएंगे और हमारा काम हो जाएगा। यूपीएससी की दुनिया ऐसे चलती नहीं है, यूपीएससी एक लंबी यात्रा है और इसके अंदर हमारी कंसिस्टेंसी जो है वो मैटर करती है। हम कितने लगातार रूप से अपनी तैयारी को नए आयाम के साथ अपडेट करते रह रहे हैं, पढ़ते जा रहे हैं, समझते जा रहे हैं, कॉन्सेप्ट क्लैरिटी के साथ चीज़ों को समझते चले जा रहे हैं, वो ज़्यादा ज़रूरी है। तो ऐसी स्थिति में
ये कभी सोचने का नहीं है मुझे 2026 में देना है तो मैं अभी से पढूं कि नहीं पढूं, 2028 में देना है तो अभी से पढूं कि नहीं पढूं, 2030 में देना है तो अभी से पढूं कि नहीं पढूं। जितना जल्दी पढ़ोगे उतना ज्यादा फायदे में रहोगे, जितना लेट होगे उतना ही आपका बर्डन बढ़ता चला जाएगा, उतना ही आपका भार बढ़ता चला जाएगा। तब आपको जो है 6 महीने बाद एग्जाम देना, और 6 महीने में आप जो है सारे एस्पेक्ट्स कवर ही नहीं कर पा रहे हो, एक सब्जेक्ट ही नहीं कवर हो पा रहा सर, अभी ज्योग्राफी नहीं कवर हो पा रहा, अभी एनवायरनमेंट बचा हुआ, अभी एग्रीकल्चर जो है, इकोनॉमी जो है वो बचा हुआ है, अभी तो पॉलिटी बची हुई है, अभी हिस्ट्री बची हुई है, वो सब तो कवर हो ही नहीं पा रहे हैं। वो स्थिति आपकी तब बनेगी। इसलिए अभी से सारे सब्जेक्ट्स को बहुत अच्छे से कवर करते हुए चलोगे तो आपका एग्जाम अटेम्प्ट जब आप देंगे तो बहुत अच्छा आपको रिजल्ट भी देखने को मिलेगा। राइट, चलिए। तो बायो नेशनल पॉलिसी ऑन बायोफ्यूल्स जो है, राष्ट्रीय नीति, जैव ईंधन पर राष्ट्रीय नीति जो है वो किस किस चीज से बायोफ्यूल प्रोडक्शन के लिए बात करती है, मतलब किस किस इनमें से किस किस को रॉ मटेरियल के रूप में, कच्चे माल के रूप में हम इसका उपयोग कर सकते हैं। यहाँ देखिए कसावा का उपयोग हो सकता है, गेहूं के दाने जो होते हैं क्षतिग्रस्त डैमेज्ड वेट व्हीट ग्रेन्स जो हैं, जो और कुछ काम आते नहीं है, उनका उपयोग कर सकते हैं। जनरली गाय को खिलाने विलाने के काम में आते हैं, पशुओं को खिलाने वगैरह के काम में आते हैं, तो इसका उपयोग यहाँ पर भी किया जा सकता है। पीनट सीड्स, मूंगफली के बीज, इनका कोई उपयोग जो है वो हमें नहीं देखने को मिलता इथेनॉल बनाने में। चने की दाल, इसका भी कोई उपयोग हमें नहीं देखने को मिलता है इथेनॉल बनाने में। ग्राम पल्सेस जो है उनका उपयोग नहीं दिखता है। सड़े हुए आलू का उपयोग हो सकता है, चुकंदर जो है उनका भी उपयोग यहाँ पर हो सकता है। तो हम अगर एलिमिनेशन मेथड भी लगाएं तो मूंगफली के बीज कहीं भी काम नहीं आ सकते हैं। ये बात अगर हम देखें तो थर्ड को एलिमिनेट करिए, ऑप्शन में जहां जहां 3 आ रहा है उन सबको एलिमिनेट करिए तो वैसे ही आंसर आपके सामने निकल करके आ जाता है। या फोर्थ को भी एलिमिनेट करेंगे, चने की दाल को भी एलिमिनेट करेंगे, मूंगफली और चना ये किसी काम नहीं आते, इथेनॉल वगैरह बनाने में किसी तरीके से उपयोग नहीं आते, तो इन दोनों को भी एलिमिनेट करेंगे। इनमें से एक का भी पता है, दोनों का पता है, तो उनको एलिमिनेट करेंगे तो वैसे ही ऑप्शन आंसर आपके सामने निकल करके आ जाएगा। तो एलिमिनेशन मेथड यहाँ पर चल जाता था। आजकल 2023 का जो पेपर स्पेशली था उसके अंदर बहुत क्वेश्चन ऐसे पूछे गए जहां एलिमिनेशन मेथड काम नहीं कर रहा था। राइट, जो अनाउंसमेंट है आप लोगों के लिए, ऑप्शनल, जो बच्चे, आप लोगों ने कल भी मुझसे पूछा था सर ऑप्शनल कैसे लें क्या करें, आप लोगों को मैंने कहा था एक सेशन में आप लोगों के लिए ऑलरेडी कर चुका हूं कि ऑप्शनल कैसे लें क्या करें, क्या अप्रोच हो हमारी जिससे हम पता लगा सके कौन सा ऑप्शनल मेरे लिए सही है। सारी चीज़ें मैं आपको बता चुका हूँ। सिलेबस देखो, प्रीवियस ईयर के पेपर्स देखो, जीएस में आपने उस सब्जेक्ट को पढ़ा है तो क्या ऑप्शनल में आपको उस सब्जेक्ट को पढ़ करके थोड़ा कॉन्फिडेंस आ रहा है नहीं आ रहा है, ये सारी बातें मैं आपके साथ पहले कर चुका हूँ। पहले के सेशंस जो है वो आप उनको देख सकते हैं, तो उनके अंदर ये बात हो चुकी है। तो ऑप्शनल जो है उसको आप अभी से चूज कर लें और अभी से उसकी प्रिपरेशन जो है वो स्टार्ट कर दें। ऑप्शनल के बैचेस जो हैं हमारी तरफ से, आप तो तैयारी करने के लिए डिसाइड कर चुके हो कि ये ऑप्शन लेना है, उसके बैचेस जो हैं वो हमारी तरफ से स्टार्ट हो चुके हैं। ज्योग्राफी ऑप्शनल स्टार्ट हो चुका है, पेपर 1 पेपर 2 दोनों की लाइव क्लासेस जो है वो मैं आप लोगों के लिए ले रहा हूँ। लगभग 28-30 क्लासेस जो हैं, एक एक घंटे की क्लास होती है हमारी, तो 28-30 घंटों की क्लास जो है वो हमारी ऑलरेडी हो चुकी है। तो जो बच्चा अभी भी ज्योग्राफी ऑप्शनल लेना चाह रहा है वो जल्दी से ले लें ताकि उनको लाइव क्लासेस मिलती रहे, डाउट जो है वो लाइव हाथों हाथ मुझसे पूछ पाएंगे। वरना फिर रिकॉर्डेड क्लासेस जो है वो आपको देखनी पड़ेंगी, बाद में जब जुड़ेंगे तो रिकॉर्डेड आपको देखनी पड़ेंगी। इसके अलावा पीएसआईआर सुमित सर की क्लासेस आप लोगों के लिए अवेलेबल है, वो बैच जो है वो स्टार्ट हो चुका है। अंकुर सर का सोशियोलॉजी ऑप्शनल जो है वो स्टार्ट हो चुका है। और जो बच्चे हिस्ट्री लेना चाहते हैं, इतिहास लेना चाहते हैं, उनके लिए पूजा मैम की क्लासेस जो है वो अवेलेबल हो रही है। 1 अगस्त, अपकमिंग 1 अगस्त जो है, 1 अगस्त जो आ रहा है उस दिन से क्लासेस स्टार्ट होंगी। ऑनलाइन बैच 15,000 रुपीज का है, अगर आप ऑफलाइन दिल्ली में से ज्वाइन करते हैं तो 30,000 रुपीज का ये बैच है। ओजांक एनी टाइम लर्निंग ऐप जो है, उस ओजांक एनी टाइम लर्निंग ऐप पर जाकर के आप इसके साथ में जुड़ सकते हैं। इस क्लास को रिकॉर्डेड देख सकते हैं, बिल्कुल देख सकते हैं। जो आप ऑप्शनल क्लासेस के साथ जुड़ेंगे वो आप रिकॉर्डेड भी देख सकते हैं, बाद में रिकॉर्डेड जो है वो आपको मिल जाती है। लाइव तो चलती ही चलती है,
बाद में रिकॉर्डेड भी देख सकते हैं। ये जो आपकी अभी स्ट्रेटेजी की क्लासेस जो चल रही हैं, जो आप अभी देख रहे हैं, ये भी आप रिकॉर्डेड भी इसको बाद में देख सकते हैं। सारी क्लासेस जो हैं वो ऐप पर लाइव भी चलती हैं और बाद में आप लोगों के लिए रिकॉर्डेड भी अवेलेबल रहती है, आप उनको रिकॉर्डेड देख सकते हैं। और आज सर की क्लास हुई थी, आप लोगों ने देखी होगी, दिन में 1 बजे जो है वो क्लास हुई थी, यूट्यूब और ऐप दोनों पर चली थी वो क्लास। जो द इंडिया वे, एस जयशंकर जो हमारे फॉरेन मिनिस्टर हैं, उनके द्वारा लिखी हुई जो किताब है, जो हमें बहुत सारे इंटरनेशनल रिलेशन के बहुत सारे डायमेंशंस जो हैं, बहुत सारे आयाम जो हैं, उन्हें सिखाने का, जानने का, उनको जानने का अवसर जो है वो हमें इस किताब से मिलता है। हमें ये किताब वैसे भी रिकमेंडेड है, जो भी बच्चा यूपीएससी की तैयारी कर रहा है उसको ये पढ़नी ही पड़ती है। तो ऐसे में ये बुक जो है वो आप लोगों के लिए अलग से, ओजांग सर जो है वो आप लोगों के लिए पूरा एक सेशन इसके लिए डेडिकेटेडली लेकर के आए हैं, जिसके अंदर आप ये समझ पाएंगे, जान पाएंगे कि कैसे दुनिया का, भारत का अंतर्राष्ट्रीय संबंध जो है वो किस तरीके से अपना रूप बदलता चला जा रहा है, भारत जो है वो दूसरे देशों के साथ में किस तरीके के रिलेशंस बनाता चला जा रहा है, बढ़ाता चला जा रहा है, चेंज करता चला जा रहा है, परिवर्तित होते चले जा रहे हैं। ये सारी चीजें जो है वो आप इन सेशंस के अंदर पढ़ेंगे, सीखेंगे, जानेंगे। तो आज एक सेशन, पहला सेशन जो है वो हो चुका है, आप इस सेशंस के साथ जुड़ सकते हैं। आपका आईआर नो डाउट इंटरनेशनल रिलेशंस का जो पार्ट है वो प्रीलिम्स के लिए और मेंस के लिए, इवन दैट इंटरव्यू के लिए एक नेक्स्ट लेवल अप जाता हुआ आपको देखने को मिलेगा। आप, वो होता है ना सोने पे सुहागा, तो आप क्लासरूम में तो सोना ग्रहण करते ही हो कि हाँ ये सारा नॉलेज हमें लेना ही है, उसके ऊपर सुहागा, उसको एक फाइनल फिनिशिंग टच देने का काम जो है वो इस तरीके के बैचेस आप लोगों के लिए करते हैं। तो ये बैच आप लोगों के रिकमेंडेड है, बहुत ही सस्ता बैच है, नॉमिनल फीस में मात्र 199 रुपीज़ की बैच फीस में आप लोगों के लिए बैच जो है वो अवेलेबल करवाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। विथ रेफरेंस टू द पल्सेस प्रोडक्शन इन इंडिया कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। पल्स का प्रोडक्शन यानी दालों का उत्पादन जो है भारत में, दाल उत्पादन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। अब यहां पर हमें 3 स्टेटमेंट अगेन दिए हैं और उन 3 स्टेटमेंट से कौन से सही है वो हमें बताना है, कौन से करेक्ट है ये हमें बताना है। तो पहला स्टेटमेंट कह रहा है काले चने की खेती खरीफ और रबी दोनों फसलों के रूप में की जा सकती है। ब्लैक ग्राम कैन बी कल्टीवेटेड एज बोथ खरीफ एंड रबी क्रॉप्स। सही बात है। जनरली जितनी भी टाइप की दालें होती हैं वो रबी, खरीफ और जायद तीनों फसलें हो सकती हैं उनकी। जो हमारे भारत में जो एग्रीकल्चरल सीजन्स हैं, शस्य ऋतुएं जिनको कहते हैं, या खेती की ऋतुएं जिन्हें हम कहते हैं, कृषि ऋतुएं जिन्हें हम कहते हैं, उन कृषि ऋतुओं के अंदर जो दालें हैं खास तौर से वो भारत में किसी भी मौसम में उगाई जा सकती हैं, कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है। और रबी, खरीफ और जायद तीनों ही समय पर पैदा की जा सकती है। तो काला चना भी एक प्रकार की दाल है, जो आप नॉर्मली चना देखते हो, चने की दाल उसी से बनती है, वो खरीफ और रबी दोनों में ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत है नहीं। तो ये स्टेटमेंट पूरी तरीके से करेक्ट, सही हमें देखने को मिल रहा है। सेकंड स्टेटमेंट, दलहन उत्पादन का लगभग आधा हिस्सा अकेले हरे चने का होता है। द ग्रीन ग्राम अलोन अकाउंट्स फॉर द ऑलमोस्ट हाफ ऑफ द पल्सेस प्रोडक्शन। हरा चना मतलब मूंग जो होता है, हरे कलर का होता है, उसका हमें देखने को मिलता है। ग्रीन ग्राम इंग्लिश में हम उसे कहते हैं। तो वो ग्रीन ग्राम जो है आधे से ज्यादा उत्पादन जो है इसी का हो रहा है। अगर मैं हम इसकी बात करें तो ये लगभग 40% के आसपास प्रोडक्शन होता है। टोटल जितनी भी दालें पैदा हो रही है भारत में, उसका लगभग 40% सिर्फ मूंग बोया जाता है, हरा चना या हरा मूंग जिसे हम कहते हैं, वो हरा मूंग बोया जाता है 40% के आसपास। स्टेटमेंट कह रहा है लगभग आधा हिस्सा यानी 50%, जो कि स्टेटमेंट गलत है। 40% के आसपास प्रोडक्शन होता है, 50% के आसपास नहीं होता। तो ये स्टेटमेंट हमें इनकरेक्ट देखने को मिलता है। तीसरा स्टेटमेंट कह रहा है पिछले 3 दशकों में जहां खरीफ दालों का उत्पादन बढ़ा है, वहीं रबी दालों का उत्पादन घटा है। While the production of the kharif pulses has increased in the last 3 decades, the production of rabi pulses has decreased। यानी रबी का जो मौसम होता है, सर्दियों का जो समय होता है, उस समय पर जो दालें पैदा की जाती है वो तो घट रही हैं, डिक्रीज हो रही हैं। और खरीफ यानी बारिश का मौसम जो होता है, उसमें जो दालें पैदा की जा रही हैं उनका प्रोडक्शन ओवरऑल बढ़ रहा है। ऐसा कुछ भी नहीं है, भारत का ओवरऑल दालों का प्रोडक्शन बढ़ रहा है, चाहे वो रबी की बात हो, चाहे खरीफ की बात हो, चाहे जायद की बात हो, सब में हमारा प्रोडक्शन बढ़ ही रहा है। साल दर साल, दशक दर दशक बढ़ ही रहा है, प्रोडक्शन बढ़ ही रहा है। तो ये स्टेटमेंट भी हमें गलत देखने को मिलता है, रॉन्ग देखने को मिलता है। तो दूसरा और तीसरा दोनों स्टेटमेंट्स रॉन्ग है। पहला स्टेटमेंट करेक्ट है। आंसर जो फन ओनली है, ऑप्शन ए, वो हमारा सही आंसर हो जाएगा। राइट आंसर जो है वो हमारा ये देखने को मिलेगा।